ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द रिलेशनल अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस और ये सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे कि सिलेक्ट ऑपरेशन सिंपल सा, अगर जिन्होंने फर्स्ट इसके पहले वाला सेशन अटेंड नहीं किया है तो इतनी सी बात याद रखेंगे आप लोग कि जो सिलेक्ट ऑपरेटर है, मतलब जो भी सिग्मा सिंबल है, इसके साथ में हम जो भी लिखते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉट एवर वी आर राइटिंग इन अ वेयर क्लॉज। मतलब वेयर क्लॉज जो एसक्यूएल में उसमें जो भी कंटेंट लिखते हैं वो यहाँ पे किसके साथ में आता है, सिग्मा सिंबल के साथ हम लोग लिखते हैं ना। तो ये पॉइंट आप सभी ध्यान रखेंगे सबसे पहले। नाउ अनदर थिंग इज दैट कि जो प्रोजेक्शन है वॉट एवर वी आर राइटिंग विद द प्रोजेक्शन, जो भी हम लोग प्रोजेक्शन के साथ लिखते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो जो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड है एसक्यूएल में, एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट नहीं करता है, जबकि रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर देता है बेटा, एलिमिनेट कर देता है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अनदर थिंग इज दैट कि कोई भी क्वारी है उसको लिखने का तरीका सिंपल सा क्या है, तो जो भी सिलेक्ट के साथ आता है उसको यहाँ पे हम पाई के साथ लिख देते हैं, प्रोजेक्शन सिंबल के साथ लिख देते हैं। जो भी वेयर कंडीशन है दैट वुड बी विद द सिग्मा सिंबल, या फिर हम इसको सिलेक्शन सिंबल कहते हैं। और जो भी जहां से भी हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग टेबल का जो नेम है वो ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं, दैट वुड बी द नेम ऑफ टेबल, जहां से हम लोग कंटेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए वॉइस सभी को आ रही है ना बेटा, आवाज वगैरह आ रही है ना, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माई साइड, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है? एक बार रिप्लाई करके बता दो यार, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। सेट ऑपरेशन हमने देखा कि सेट ऑपरेशन जो भी हम एसक्यूएल में पढ़ते हैं, सेम सेट ऑपरेशंस यहाँ पे, लाइक यूनियन ऑपरेशन इज देयर, इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज देयर, सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज देयर। तो सारे के सारे ऑपरेशंस बिल्कुल वैसे ही हैं, वही ऑपरेशंस हम लोगों को यहाँ पे भी परफॉर्म करने हैं, रिजल्ट भी सिमिलर वैसा ही रहने वाला है, कंस्ट्रेंट्स भी वही हैं जो कंस्ट्रेंट पहले थे। ठीक है, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द जॉइन। तो जॉइन हमने वहां पे पढ़े, कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था एसक्यूएल में। सारे जॉइन यहाँ पे सेम है, बट जॉइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, आउटपुट में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। देखिएगा, तो जॉइन कौन कौन से होते हैं हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। जॉइन कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ क्रॉस जॉइन, है ना, क्रॉस जॉइन होता है बेटा आपका एक। ठीक, देन क्रॉस जॉइन इज देयर, equi join is there, theta join is there, theta join is there। ठीक, थीटा जॉइन के अलावा नेचुरल जॉइन इज देयर, नेचुरल जॉइन इज देयर। देन व्हाट वी कैन से, देयर इज आउटर जॉइन एंड देयर इज अ सेल्फ जॉइन। आउटर जॉइन हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन इज देयर, राइट आउटर जॉइन इज देयर एंड फुल आउटर जॉइन इज देयर। सो लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, ये तीन टाइप के जॉइंस हैं आउटर जॉइन के। बाकी जो जॉइन है वो इस तरीके के। अब देखिए, ऑपरेशन एसक्यूएल से कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम लोग इसको करेंगे, ताकि एसक्यूएल में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो जॉइन में हमें सिंबल्स और द वे ऑफ राइटिंग, अल्टीमेटली हमें द वे ऑफ राइटिंग पे मेन फोकस करना है कि लिखते कैसे हैं। तो एग्जीक्यूशन का तरीका तो सेम है, जो हमने जॉइन वहां पे पढ़ा था, सेम जॉइन के ऑपरेशंस यहाँ पे भी होने वाले हैं। तो लिखने का तरीका तो सेम है, एग्जीक्यूशन का तरीका तो सेम है, बस हमें फोकस मेन करना है कि हाउ वी कैन राइट अ क्वेरी, किस तरीके से लिखी जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस जॉइन की, क्रॉस जॉइन की बात कर रहे हैं, सो क्रॉस जॉइन में द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इन अ क्रॉस जॉइन इज व्हाट, एसक्यूएल। देखिएगा, एसक्यूएल देखिए, मैंने लिखा सिलेक्ट A, B फ्रॉम R, S। मतलब मुझे A, B सिलेक्ट करने हैं कहां से, RS से।
मुझे इसके इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा लिखना है, तो सबसे पहला पॉइंट कि हम जो भी एसक्यूएल में सिलेक्ट करते हैं इट शुड बी अ डिस्टिंक्ट टपल। तो वो भाई टपल्स या जो डेटा होगा वो डिस्टिंक्ट होना मस्ट है, वो डिस्टिंक्ट होना मस्ट है। तो यहां हमें एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक, बाकी ये r कॉमा एस बता रहा है कि हम जो कर रहे हैं वी आर डूइंग अ जॉइन दैट इज कॉल्ड अ क्रॉस जॉइन। तो वो कैसे किया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में, पाई जो भी सिलेक्शन के साथ है a कॉमा बी विद द सिलेक्शन ना, तो जो भी सिलेक्शन के साथ है उसको यहां लिख दो पाई a कॉमा बी। ये सिलेक्ट करना चाहते हो आप, कहां से करना चाहते हो, सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट फ्रॉम r कॉमा s, वी नीड टू डू द क्रॉस जॉइन। तो यहां पे आपको सिंबल बनाना पड़ेगा r क्रॉस s। जब भी सिंगल टेबल से निकालना था डेटा तो भी ब्रैकेट में सिर्फ वो टेबल का नेम लिख दिया था, बट नाउ वी नीड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टू टेबल एंड वी नीड टू डू द जॉइन दैट इज अ क्रॉस जॉइन। सो द वे ऑफ राइटिंग इज लाइक दैट, I want to select AB from RS, तो AB is here and from R comma S, so we need to do the cross between them। तो ये क्रॉस जॉइन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्रॉस जॉइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी एसक्यूएल क्वेरी सिंपल सा ये है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम R comma S, इसका मतलब है कि हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट ही सिलेक्ट करने हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, तो यू कैन रिप्रेजेंट सिंपली लाइक R क्रॉस S, यू नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग ना, सब कुछ सिलेक्ट करना है। तो आगे ब्रैकेट में पाई लगाएं या ना लगाएं, द मीनिंग इज सेम। तो सिंपली R क्रॉस S करा मतलब कि दोनों ही टेबल के बीच में कार्टेशियन हो गया और सारे ही एट्रीब्यूट क्या होंगे, प्रिंट होंगे। सो इट वुड बी लाइक दिस पाई R S, लाइक दिस पाई R S, पाई R S, लाइक दिस। ठीक है, तो आइदर वी आर राइटिंग लाइक दिस और दैट। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमें यहां पे, ये तो क्रॉस जॉइन है, क्रॉस जॉइन का आउटपुट क्या होगा, तो जो कल हमने पढ़ा था वही आउटपुट है सारा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर यहाँ पे प्रिंट होंगे तो कितने होंगे, सो इट इज सिंपली एडिशन ऑफ रिलेशन R और S, दोनों के कंटेंट का एडिशन करना है ना। सारी चीजें सेम है, नंबर ऑफ रोज में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, द वे ऑफ राइटिंग इज जस्ट लाइक दैट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। और ये चीज है कि भाई अगर डुप्लीकेसी है तो डुप्लीकेसी प्रिंट नहीं होगी, मतलब ए बी में 1 2 1 2 2 टाइम्स आ रहा है तो ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा, ये चेंज है यहाँ पे। R.A में जो क्रॉस जॉइन है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ही तो है बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ही तो है। और इसको यहां पे हमने लिखा हुआ है, ये रिलेशनल अलजेब्रा इंप्लीमेंटेशन है। एसक्यूएल इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, दिस इज रिलेशनल अलजेब्रा इंप्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ही तो है ये क्रॉस जॉइन। Whatever you are writing in SQL, that is a practical implementation, and whatever you are writing in relational algebra, it is a theoretical representation. तो उसी चीज को थ्योरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो रिलेशनल अलजेब्रा यूज किया जाता है। अंशुल, इफ यू वांट टू प्रिंट डुप्लीकेट आल्सो इन आरए, देन व्हाट टू डू? बेटा देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ थ्योरी, ठीक है। अब अगर आपको डुप्लीकेट प्रिंट करना है तो वहां लिखा होगा कि एज्यूम दैट रिलेशनल अलजेब्रा प्रिंट डुप्लीकेट वैल्यूज, दैट्स इट। तो वहां ऐसा कोई डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट करने का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि डुप्लीकेसी एलिमिनेट होती है। अब आपको डुप्लीकेसी चाहिए तो आप लिख दो कि वी आर एज्यूमिंग दैट कि रिलेशनल अलजेब्रा अलाउ डुप्लीकेसी, तो वो अलाउ कर देगा, ठीक है। क्योंकि कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है एसक्यूएल की बात करूं तो वहां पे ये पॉइंट जरूर आता है कि सर अगर डुप्लीकेट लेना है तो क्या होगा और नहीं लेना है तो क्या होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है ना। तो अगर डुप्लीकेट नहीं लेना है तो डिस्टिंक्ट लगाना पड़ता है, डुप्लीकेट लेना है तो डिस्टिंक्ट को हटा दो, लाइक दिस। बट ये तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये तो थ्योरी है ना, थ्योरी में अलाउ कर दो, आप बोल दो कि एज्यूम दैट की होगा तो होगा भाई, ऐसा वाला काम है, ठीक है। नाउ सी हियर, अब जैसे मैंने एक क्वेरी लिखी, एसक्यूएल में मैं लिखता हूं क्वेरी, उसका रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग देखेंगे।
let's see. SQL, what I am writing, select distinct r dot a comma s dot b from r comma s where r dot d is greater than 10 and s dot e is less than 20, like this. So किस टाइप के जॉइन को ये रिप्रेजेंट करती है SQL query? Which type of join is this? Which type of join is this? किस टाइप का जॉइन हम बोल सकते हैं इसे, बताइए. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट A, B. अब देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि A, इससे क्या समझ में आता है कि जो A एट्रीब्यूट है ना वो रिलेशन R से बिलोंग करता है, B एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन S से बिलोंग करता है, D एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन R से बिलोंग करता है और E एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन S से बिलोंग करता है. तो ये अगर हमें एग्जैक्ट बताना है कि विच एट्रीब्यूट बिलोंग टू विच रिलेशन, या समटाइम इट मे पॉसिबल कि एट्रीब्यूट A इज इन रिलेशन R एज वेल एज एट्रीब्यूट A इन रिलेशन S. जनरली तो क्या है, अगर एट्रीब्यूट नेम डिस्टिंक्ट है ना, अगर सारे एट्रीब्यूट नेम डिस्टिंक्ट है, रिलेशन R में एट्रीब्यूट है ABC और S में एट्रीब्यूट है DEF, तो उस केस में आपको डॉट लगा के यूज करने की जरूरत नहीं है. बट अगर सपोज एट्रीब्यूट ए रिलेशन आर में भी है, एट्रीब्यूट ए रिलेशन एस में भी है, तो फिर आप किस रिलेशन का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, फॉर दैट यू नीड टू स्पेसिफाई. तो वहां करना जरूरी है. अगर डिस्टिंक्ट है तो आप डॉट करके लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर सेम एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन में है तो डिस्टिंक्ट को यूज करना जरूरी है, कंपल्सरी है. ठीक है. एग्जैक्टली वी कैन से दैट कि दैट जॉइन इज अ थीटा जॉइन. बिल्कुल थीटा जॉइन है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि वेयर में जो कंडीशन है दैट वुड बी द थीटा कंडीशन. ये थीटा कंडीशन. ठीक है. अब मुझे रिलेशनल अलजेब्रा देखना है बेटा. तो देखिए रिलेशनल अलजेब्रा लिखने के फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं. पहला, फर्स्ट पाई, द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू सिलेक्ट RA SB, ये सिलेक्ट करना चाहते हो आप. वॉट एवर वी आर राइटिंग विथ वेयर, वी शुड राइट हियर विथ सिग्मा. R dot D greater than 10 and S dot E less than 20. ठीक है. From the table, from R is kind of Cartesian, R cross S. So that would be the relational algebra corresponding to that. Now there is one more relational algebra that we can write here. ठीक है. जनरली जो थीटा जॉइन है ना, थीटा जॉइन है रिलेशनल अलजेब्रा में, थीटा जॉइन जो है ना रिलेशनल अलजेब्रा में, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज अ डंबल सिंबल, और इस डंबल के साथ यहां हम लिखते हैं थीटा कंडीशन. व्हाट विल बी द थीटा कंडीशन? सो वी कैन रिप्रेजेंट दैट थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस. ऐसा डंबल सिंबल बना होता है और यहां पे थीटा कंडीशन लिखी होती है, तो ये भी थीटा जॉइन को रिप्रेजेंट करता है. देखिए, सो पाई RA RB, whatever that you want to select, you should write here. Now थीटा जॉइन किनके बीच में हो रहा है सर? R के बीच में और S के बीच में, है ना. जॉइन किससे हो रहा है? थीटा कंडीशन से. तो ये थीटा कंडीशन यहां लिखेंगे आप. R dot D greater than 10 and S dot E less than 20, like this. So अगर क्वेरी इस तरीके से लिखी हुई है या फिर इस तरीके से लिखी हुई है, बोथ आर वैलिड, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. वी कैन राइट लाइक दिस और दैट, दोनों तरीके से लिखी जा सकती है. ठीक है. एग्जीक्यूशन में कोई अंतर नहीं है भाई. एग्जीक्यूशन जो ये है, जो हमने कल SQL पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं ना, जो भी इसका एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है वो ही रिजल्ट यहां पे आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है.
एग्जीक्यूशन पार्ट पे अगर हम लोगों को जाना है तो हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे और मैं डायरेक्टली रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लिख के आपको दूंगा। एक एग्जाम्पल रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी, व्हाट वुड बी द आउटपुट, ये हमें बताना रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये 3 क्वेरी दी हुई है और आपसे ऑप्शन में पूछ दिया फर्स्ट सेकंड इज इक्विवेलेंट, सेकंड थर्ड इज इक्विवेलेंट, फर्स्ट थर्ड इज इक्विवेलेंट या ऑल ऑफ द अबव आर इक्विवेलेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। यस, एमएसक्यू आ सकता है बेटा, बिल्कुल एमएसक्यू बन सकता है इस पे। फर्स्ट क्वेरी एसक्यूएल में लिख दी, सेकंड क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में लिख दी, थर्ड टपल रिलेशन कैलकुलस में लिख दी, फोर्थ रिलेशनल अलजेब्रा, किसी में भी लिख सकता है ना वो। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एमएसक्यू है तो पहला भी सही आंसर, दूसरा भी सही आंसर, तीसरा भी सही आंसर। वैभव बेटा सेकंड क्वेरी जो है, विच क्वेरी यू वांट, रिलेशनल अलजेब्रा 1 पूछना चाह रहे हो, 2, चलो देखो दोनों ही समझ लो। वेयर के साथ बेटा जो भी आता है, वेयर के साथ जो भी आता है उसको आप सिग्मा के साथ लिखते हो रिलेशनल अलजेब्रा में, तो वो लिख दिया। सिलेक्ट कहां से कर रहे हैं, R, S, इस पे कार्टिशन है तो वो यहां पे लिख दिया, कार्टिशन के लिए क्रॉस यूज करते हैं। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू सिलेक्ट इट शुड कम विथ डिस्टिंक्ट, तो इट शुड कम विथ प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन के साथ लिख दिया। दैट्स इट, ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, ठीक है। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो यहां देखिए थीटा जॉइन है ना, सो थीटा कंडीशन कहां लिखी थी सर, वेयर में लिखी थी, तो ये डंबल सिंबल के साथ वेयर में जो लिखा है वो थीटा कंडीशन है, तो जो भी बेटा वेयर में था वो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। बाकी थीटा जॉइन हो किसके बीच में रहा है, आर और एस के बीच में, तो ये लिख दिया। जॉइन करने के बाद सिलेक्ट क्या करना है, ये दोनों करने हैं, तो उसको प्रोजेक्शन के साथ लिख दिया, लाइक दिस, ठीक। Now see query here, select distinct A comma B from R नेचुरल जॉइन S, R नेचुरल जॉइन S, ठीक है। तो नेचुरल जॉइन किस पे परफॉर्म होता है सर, कॉमन फील्ड पे परफॉर्म होता है। सपोज रिलेशन R के एट्रीब्यूट है बेटा ABC और रिलेशन S के एट्रीब्यूट है बेटा CDE, सो व्हाट वी कैन से द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन देम इज C, तो नेचुरल जॉइन जो होगा C के ऊपर इक्वल ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा, C के ऊपर इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ यू शुड रिमेंबर अ पॉइंट, नेचुरल जॉइन परफॉर्म करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं ये डंबल सिंबल, सो वी आर यूजिंग दैट डंबल सिंबल टू रिप्रेजेंट नेचुरल जॉइन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो सिर्फ सिंपली डंबल सिंबल यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना है। लेट्स सी हियर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट A, B फ्रॉम R नेचुरल जॉइन S, तो आप यहाँ पे क्वेरी जो रिलेशनल अलजेब्रा में लिखोगे ना, क्या लिख देंगे, व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट, यू वांट टू सिलेक्ट A, B, आपने सिलेक्ट कर दिया। कहां से सिलेक्ट करना है, R, नेचुरल जॉइन करना है S, तो पाई A, B, RS, पाई A, B, RS, ठीक है। तो ये यहां आपको कोई थीटा बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली नेचुरल जॉइन है, दैट डंबल सिंबल रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल जॉइन। तो जब भी R नेचुरल जॉइन S लिखा हुआ है तो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। अब अगर मैंने सिर्फ रिलेशनल अलजेब्रा में एक क्वेरी लिखी, रिलेशनल अलजेब्रा में मैंने एक क्वेरी लिखी, क्या R नेचुरल जॉइन S, और आपको बोला कि परफॉर्म प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस, सो इसके करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्या होगा बताइए। व्हाट इज एसक्यूएल फॉर R नेचुरल जॉइन S, इसका एसक्यूएल क्या होगा बेटा, R नेचुरल जॉइन S, मैंने ये लिखा R नेचुरल जॉइन S, इसका एसक्यूएल क्या होगा। अभिषेक शर्मा यहाँ क्यों होगा बेटा, A और B दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी बट ऑब्वियस है ना, वो R और S दोनों में ढूंढेगा भी, तो वो A से ही बिलोंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो R.A, R.B, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वी आर गोइंग टू सर्च दैट एट्रीब्यूट, तो ये R में ही मिलेंगे बेटा, S के एट्रीब्यूट अलग है ना। हाँ, अगर कहीं C को प्रिंट करवाना होता
तो फिर आपको वहां पे लिखना पड़ सकता था, बाकी इस केस में कोई जरूरत नहीं है. So the exact result is in SQL is select. You should write distinct star from R natural join S. R natural join S. Select distinct star from R natural join S. ठीक है. ओके, नाउ सी, एक टेबल लेता हूं मैं, रिलेशन R that consists some attribute A, B, C. There's another relation S. What would be output corresponding to first, second and third? यस कुशलदीप, वो ही याद रखना है बेटा, वो ही याद रखना है इक्विवेलेंट चेक करने के टाइम पे भी, और वो ही याद रखना है बेटा आउटपुट प्रिंट करने के टाइम पे भी. डिस्टिंक्ट हो गया याद रखो, ठीक है. अगर डेटा डिस्टिंक्ट है तो नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर डेटा डुप्लीकेट आ गया तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी. अब देखिए यहां सेकंड क्वेरी में क्या मैंने लिखा, CD लिखा, तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि सर आप C किसकी बात कर रहे हो और D किसकी बात करना, ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. तो इस केस में स्पेसिफाई करना जरूरी है अगर कॉमन एट्रीब्यूट्स हम रिप्रेजेंटेशन में लेके आते हैं. तो चलिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, R.C इज नॉट इक्वल टू S.D, लाइक दैट. देखिए तो फर्स्ट का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वी नीड टू डू द नेचुरल जॉइन ओवर C पे नेचुरल जॉइन करना है बेटा. सो 1 कनेक्ट विथ 1, 4 कनेक्ट विथ 4, दिस 4 कनेक्ट विथ दिस 4 एंड दिस 5 कनेक्ट विथ दिस 5. ये आपकी 4 टपल्स आ जाएगी और प्रिंट AD को करना है, प्रिंट AD को करना है. तो एग्जैक्टली योर कंटेंट लुक लाइक दिस, AD इज देयर, A इज देयर, D इज देयर. सो फर्स्ट रो में 10 1 आ गया, 10 1 आ गया. सेकेंड में 2 2 आ गया, देन 5 2 आ जाएगा बेटा, और इसके अलावा 2 4 आ जाएगा, 2 4 आएगा. दैट वुड बी आउटपुट फॉर फर्स्ट. 10 1 2 2 5 2 2 4. 2 4 इज ऑल्सो देयर ना, 2 4 इज ऑल्सो देयर. नाउ सेकेंड क्वेरी के रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगेन इसमें प्रिंट हमें AD ही कर रहे हैं, वी नीड टू प्रिंट A एंड D. ठीक है. परफॉर्म कहां करना है, जहां पे C और D नॉट इक्वल है, C और D नॉट इक्वल है. थीटा ज्वाइन होता कैसे है, थीटा ज्वाइन होता कैसे, क्या करते हो सबसे पहले आप, कैन वी से दैट वी नीड टू डू द कार्टेशियन. भैया कार्टेशियन तो करना ही है ना, कार्टेशियन तो करना ही है. सो यू नीड टू डू द कार्टेशियन, और कार्टेशियन के बाद जहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वहां प्रिंटिंग होती है.
कार्टेशियन के बाद जहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वहां प्रिंटिंग होती है। चलिए, सो 1 इस 1 को चेक किया, इस 1 से इक्वल है, इस 2 से इक्वल है क्या? नहीं है, तो 1 2 इसके करस्पॉन्डिंग डेटा प्रिंट होगा। सो बेटा यहां पे आया 10 और प्रिंट क्या करना है? डी प्रिंट करना है, 10 2। तो पहली रो 10 2 आ गई, पहली रो 10 2 आ गई। फिर आपको इस 1 को इससे चेक करना इक्वल है, बट दिस 1 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना, तो 10 3 ये सेकेंड रो आ गई, 10 3 ये सेकेंड रो आ गई। नाउ फिर आपको इस 1 को चेक करना है 4 से, सो ये नॉट इक्वल है, यस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 10 4 ये अगली रो आ गई, 10 4 अगली रो आ गई आपकी। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं। For this 4 is equal to 1? No. So 2 1 एक एज आ जाएगी बेटा आपकी, 2 1 एक एज आ जाएगी, 2 1 एक रो आ जाएगी। Now this 4 is equal to this 2? 9. तो next is 2 2, next is 2 2, ठीक है। Now this 2 is equal to this 1? No. तो 2 1 फिर से आएगा, this 4 is equal to 1? No. So 2 1 फिर से आएगा। अब देखिए 2 1 ऑलरेडी एक रो थी ना, तो रिपीटेड रो यहां पे नहीं लेंगे, रिपीटेड रो यहां हम नहीं लेंगे, रिपीटेड रो हम यहां नहीं लेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से फॉर दिस 4 इज नॉट इक्वल टू दिस 1, दिस 4 इज नॉट इक्वल टू दिस 1, दिस 4 इज नॉट इक्वल टू दिस 1, तो 2 1 एंड 2 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो सेकंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पे है। और ये जो डेटा प्रिंट करेगा ये डुप्लीकेट डेटा प्रिंट नहीं करता, इसलिए डुप्लीकेसी को वहां पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। Now this 4 with this 3, so 2 3 is there, 2 3 is there, 2 3 पहले है क्या? नहीं है, तो 2 3 को फिर हम लोग ले लेंगे, 2 3 को हम लोग ले लेंगे। Now this 4 with this 4, this 4 with this 4 is equal, तो इक्वल नहीं, हमें तो नॉट इक्वल के लिए प्रिंट करना था, इसको छोड़ दो। Now corresponding to that 4, so not equal, first 4 row not equal, last is equal, तो 5 1 5 2 5 1 5 3, तो 5 1 इज देयर, 5 2 इज देयर, 5 1 रिपीटेड है ऑलरेडी यहां पे है, तो नेक्स्ट हमने लिख दिया बेटा 5 3, ये डेटा आया। अब आपको लास्ट रो को भी कनेक्ट करना है ना, लास्ट रो को भी कनेक्ट करना है, दिस 5, सो दिस 5 इज नॉट कनेक्टेड विद 1 2 1 3 4, किसी से भी इक्वल नहीं है, तो सभी प्रिंट होगा 2 1 2 2 2 1। अब देखिए 2 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, 2 3 is there, 2 4 yes, the 2 4, so 2 4 हमने एक 2 4 वाली रो हम लिखना भूल गए ना लास्ट वाले से, अच्छा इक्वल था वो, तो ठीक है। हाँ, तो 2 4 वाली एक रो और यहां पे आएगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रोज आएगी बेटा। समझ नहीं आया? ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेरी 1 में तो जहां इक्वल कंडीशन है सी के ऊपर, बस वहां पे इक्वल जॉइन ही तो परफॉर्म किया था, ये तो बहुत इजी था बेटा। ये सिंपल जॉइन नहीं है, इसका मतलब है दैट इज नेचुरल जॉइन, ये नेचुरल जॉइन रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डंबल सिंबल है, इट इज नेचुरल जॉइन। डंबल के साथ कंडीशन दी हुई है, इट इज थीटा जॉइन, और यहां पे क्रॉस लगाया हुआ है, इट इज अ क्रॉस जॉइन, ठीक है, इट इज अ क्रॉस जॉइन। तो सभी का फॉर्म रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिल्कुल ठीक। एक बार और देख लो बेटा कि आउटपुट किस तरीके से आएगा, है ना, मतलब चाहे क्वेश्चन एसक्यूएल का हो बेटा, चाहे क्वेश्चन रिलेशनल अलजेब्रा का हो, सिर्फ अंतर ये आएगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे एक बार प्रिंट होती है, वहां पे नॉर्मली जितनी बार लिखते हैं उतनी बार प्रिंट हो जाती है, बाकी और कोई डिफरेंस आता नहीं है आउटपुट में, ठीक है। अब देखिए सेकंड का आउटपुट में फिर से बताता हूं, देन हम लोग थर्ड के ऊपर स्विच करेंगे। थर्ड तो सिंपल कार्टेशियन है यार, थर्ड तो सिंपल कार्टेशियन है, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर डुप्लीकेट डेटा या रिपीटेड डेटा है तो वो प्रिंट नहीं होगा, बाकी सिंपल कार्टेशियन है वो, ठीक है। देख लो एक बार वापस से हम देख लेते हैं, इस कंप्लीट डेटा को हम एक बार फिर से कर लेते हैं। चलिए मैं यहां से हटा देता हूं।
लेट्स सी वंस अगेन, एक बार और देखिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा आपको और उसको आपको सॉल्व भी करना रहेगा। ठीक, क्या करना है, सी, बेटा इस सी की बात कर रहा हूं और इस डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये सी वाले कॉलम पे फोकस करना है और इस डी वाले कॉलम पे फोकस करना है। क्यों सर? क्योंकि कंडीशन इस पे है ना, और कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल। तो होता क्या है, थीटा जॉइन में क्या होता है, मैंने एसक्यूएल में भी पढ़ाया है आप लोगों को, थीटा जॉइन में क्या होता है, पहले करते हैं कार्टीशन, देन फिर करते हैं सिलेक्शन, मतलब फिर करते हैं थीटा सेटिस्फाई, देन थीटा सेटिस्फाई। तो ये पहले कार्टीशन होगा और उसके बाद कार्टीशन होगा तो कितनी रो आएगी, कितनी रो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितनी रो है 1 2 3 4 5, 4 into 5 20 रोज आ जाएंगी। अब उन 20 रोज में जहां पे भी C नॉट इक्वल टू डी मिलेगा ना, जहां पे भी C नॉट इक्वल टू डी मिलेगा वो वाली सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी। अगर कोई रिपीटेड है तो भैया उसको आपको नहीं लिखना है, बाकी तो सब लिखेंगे ना। चलिए ध्यान से देखिए, नाउ फोकस हियर, दिस C, पहले इसकी बात कर रहा हूं, तो ये C बेटा 1 से भी कनेक्ट होगा, 2 से भी कनेक्ट होगा, 1 से भी कनेक्ट होगा, 3 से भी कनेक्ट होगा, 4 से भी कनेक्ट होगा कार्टीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रिंटिंग कहां पे करेगा, जहां नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल कहां पे है, 2 पे है बेटा नॉट इक्वल, 3 पे है बेटा नॉट इक्वल और 4 पे नॉट इक्वल, है ना, यहां नॉट इक्वल है ना, तो यहां प्रिंटिंग होगी। प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एडी को प्रिंट करना है, तो 10 1 क्या ये प्रिंट होगा, नहीं, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 है। जहां मैंने राइट लगाया वो नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, वो प्रिंट होगी। तो प्रिंट क्या होगा, 10 2 10 3 10 4, सो 10 2 10 3 10 4। जहां C नॉट इक्वल टू D है वो प्रिंट होगा, जहां C नॉट इक्वल टू D है वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमने देखिएगा, इस 4 के लिए बात कर रहा हूं बेटा, तो ये 4 किस किस के नॉट इक्वल है, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, 4 is not equal to 2, 4 is not equal to 1 and 4 is not equal to 3। 4 is equal to 4 तो लास्ट वाली रो के लिए नहीं आएगा रिजल्ट, फर्स्ट 4 रो के नॉट इक्वल है। प्रिंट क्या होगा, इसका a कितना है बेटा 2 है ना, और d ये है 2 1 2 2 2 1 2 3, सो 2 1 2 2, फिर से 2 1 आ रहा है, रिपीटेड वैल्यू है, नहीं लिखना है, तो 2 3 लिख दिया मैंने। नाउ सिमिलरली अब हमने बेटा इस 4 को कनेक्ट किया, तो ये भी किससे कनेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन्हीं से कनेक्ट होगा ना। 4 इज इक्वल टू 4, तो लास्ट वाली तो सेटिस्फाई कर नहीं रही है। यहां डेटा क्या लिखा है बेटा 5, सो 5 1 5 2 5 1 5 3, तो 5 1 5 2, बेटा फिर से 5 1 आ रहा है तो रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखनी है, 5 3। नाउ दिस लास्ट one, this 5, now this 5 not equal to 1 2 1 3 4, भाई किसी के भी इक्वल नहीं है। यहां पे क्या लिखा है 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 4। अब देखिए 2 1 2 2 2 3 तो यहां पे है, बचा क्या, सिर्फ 2 4, तो इसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि रिपीटेड रोज नहीं लिखते ना, तो ये रिजल्ट है। अभी किसी को कोई दिक्कत है भाई इस रिजल्ट में, दैट वुड बी द रिजल्ट फॉर द सेकेंड। क्लियर है, कलर कोडिंग भी कर दी कि कैसे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है, इज इट क्लियर? स्टेटमेंट में सिर्फ जॉइन लिखा है बेटा, तो आपको कार्टीशन करना है। जॉइन यूजिंग लिखा हुआ है, मतलब कि आपको वहां पे करना है उस पर्टिकुलर का यूज करते हुए इक्वल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि आर जॉइन एस यूजिंग सी, मतलब सी पे इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों आएगा यार, इक्वल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना, 1 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 इज इक्वल टू 1, ये बेटा ये 4 इज 4 से इक्वल है ना, तो यहां क्या लिखा है 5 और यहां क्या लिखा है 2, तो 5 2 आएगा ना, 5 3 क्यों आएगा, ये 4 इक्वल किसके, इस 4 के इक्वल है ना, तो ये यहां से 5 और 2 यहां से लेंगे, नीचे से थोड़ा ना ले लेंगे। ठीक है,
सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भैया फर्स्ट में इक्वल वाले सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1 इज इक्वल टू 1 तो 10 1 लिख दिया, फिर 4 इज इक्वल टू 4 तो 2 2 लिख दिया, दिस 4 इज इक्वल टू दिस 4 तो 5 2 लिख दिया, एंड दिस 5 इज इक्वल टू व्हाट, किसी के इक्वल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं लिखा हमने। दिस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू दैट 4, दिस 4 इज इक्वल टू दैट 4 तो 5 4 भी लिखा हमने, तो सारी तो रो लिख दी यार। 10 1 इज देयर, वेरीफाई कर लो, 10 1 इज देयर, फिर 2 4 2 2 इज देयर, ठीक है, 2 4 भी लिख दिया यहां पे मैंने, देन 5 4 5 2 5 4, बस वही तो मैच हो रही है, यहां मैचिंग तो हो ही नहीं रही ना, सही लिखी हुई है यार। दिस 5 इज कनेक्टेड विद दिस 5, सही है बेटा। चलिए सही है, सही है, यहां नेचुरल ज्वाइन किया है। एक और क्वेश्चन देख लेना, चलो अगर कहीं दिक्कत है तो, वैसे सही आंसर लिखा है मैंने, आप चेक करो एक बार। थर्ड वाले में करना है कार्टीशन, थर्ड वाले में करना है कार्टीशन, ठीक है। तो कार्टीशन के लिए क्या करेंगे, वैसे तो कार्टीशन करते हैं 16 रोज आती हैं, एडी की वैसे तो कार्टीशन करते हैं बेटा तो 16 आती है, ठीक है। सिंपल सा कार्टीशन करके 16 लिख लेना, लेकिन उसमें कुछ रिपीटेड है, कुछ रिपीटेड है, उनको हटाना है, तो उससे नंबर ऑफ रोज आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको काउंट कर लो कितनी रोज होगी। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, देख लेते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, लेट्स सी हियर। सिंपल कार्टीशन है ना, रिपीटेड वैल्यूज को हटाएंगे, सिंपल कार्टीशन है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाना है। तो देखिए ये 10 10 1 10 2 10 1 10 3 10 4, सो 10 1 10 2 10 3, देन अगेन 10 1 को तो हटा दिया, 10 4, तो ये डिस्टिंक्ट रोज लिख रहा हूं मैं, रिपीटेड रोज को नहीं लिख रहा हूं। फिर ये 2 के साथ बेटा 2 1 2 2 2 1 2 3 2 4, सो 2 1 2 2 2 1 हटा दो, 2 3 2 4, ये आ गया। बची हुई जो रोज है उधर लिख देता हूं मैं, इसके आगे की रोज सी 5 से 5 1 5 2 5 1 5 3 5 4, 5 1 5 2 5 1 को रिपीट हो रहा है 5 3 5 4, ये डिस्टिंक्ट है। नाउ व्हाट वी कैन से फॉर द लास्ट, तो बेटा ये तो 2 वाली रो पहले लिख चुके हैं ना हम लोग, ये 2 के साथ का डेटा लिख चुके हैं, तो फिर इस 2 से वापस आएगा तो सिमिलर ही टाइप का डेटा आएगा ना, इस 2 से सिमिलर डेटा ही आएगा, तो नो नीड टू राइट फॉर दिस, नो नीड टू राइट फॉर दिस, 2 1 2 2 वही सारी चीजें रिपीट होंगी। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 रोज आएंगी। तो जिनका भी 12 रोज आ रही हैं यही वाली, दैट वुड बी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड का आंसर है, ठीक है, ये थर्ड का आंसर है। नाउ सी हियर, अगर मैंने रिलेशन आर लिया दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट ए बी सी एंड रिलेशन एस दैट कंसिस्ट एट्रीब्यूट बी सी डी, है ना, आर में ए बी सी है और एस में बी सी डी है, ठीक। अब अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं फर्स्ट क्वारी पाई पाई ए कॉमा डी आर नेचुरल जॉइन एस, ठीक है, सेकेंड में मैंने लिखा पाई ए कॉमा डी आर आर डॉट बी इज इक्वल टू एस डॉट बी एस
और थर्ड क्वारी मैंने लिखी पाई a कॉमा डी आर b डॉट सी ग्रेटर देन b r डॉट b ग्रेटर देन 2 और s डॉट सी लेस देन 4s. ठीक है. सपोज द कंटेंट ऑफ टेबल R is like this. चलिए, what would be answer for the first, second and third? क्या आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का? अमितेश बेटा ऑल आर इक्विवेलेंट कैसे आएगी यार? ये कौन सा जॉइन है? नेचुरल जॉइन. नेचुरल जॉइन शुड परफॉर्म ऑन ऑल दी कॉमन फील्ड. सारी कॉमन फील्ड पे परफॉर्म होगा. तो बीसी के ऊपर परफॉर्म होगा ना. सेकंड वाले में स्पेसिफाई किया इट इज अ थीटा जॉइन. कहां करोगे? सिर्फ बी पे. तो बेटा ये जहां बी और सी दोनों इक्वल है वहां परफॉर्म होगा. ये सिर्फ बी के ऊपर इक्विवेलेंसी पे चेक होके परफॉर्म होगा. और यहां बोल रहा है कि भाई ये भी थीटा जॉइन है. ये बोल रहा है जहां बी की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो वो भी प्रिंट करनी है, या फिर सी की वैल्यू लेस देन 4 है वो भी प्रिंट करनी है. ऐसा कुछ नहीं यार. देखो बेटा ABCD ये तो क्वेश्चन सॉल्व होता है. नॉर्मल डेटा में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है. प्रॉब्लम डेटा पढ़ने में होती है. अब यहाँ डेटा छोटा छोटा है ना, 1 2 3 4. अब यहीं पे मैं लिख देता राज, राम, राहुल, राकेश, रोहित, तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार कितने सारा डेटा लिखा हुआ है. बाकी वो हमारी सोच में फर्क है. बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है. उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना, आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. तो वो डेटा तो क्या है, अब 2 को राज मान लो, 1 को रोहित मान लो, 3 को रमेश मान लो और कर दो उसको सॉल्व. क्या दिक्कत है? चलिए करिए इसको सॉल्व करें. आई विल गिव यू टाइम फॉर दिस टू 2 मिनट. 2 मिनट के अंदर आंसर भाई सभी तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ जाने चाहिए. देखिए फाइनल सॉल्यूशन देखिए और अपना जो भी आपने कॉपी में किया है उसको रिजल्ट को वेरीफाई करो. नेचुरल जॉइन हमेशा जितनी भी कॉमन फील्ड होती है बेटा सब पे परफॉर्म होता है. तो BC कॉमन है, यहाँ पे BC कॉमन है तो दोनों पे परफॉर्म होगा. ठीक है. सो यू कैन सी हियर 2 1 2 1. सिर्फ एक यही रो मैच हो रही है, सिर्फ यही रो मैच होगी ना, ये 2 1 2 1 यही रो मैच होगी. तो आपको इसकी करस्पॉन्डिंग जो AD का डेटा मिलेगा बेटा, A क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा और D क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो सिर्फ और सिर्फ 2 3 ये रिजल्ट आएगा. पहले का फर्स्ट का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2 3 आएगा, 2 3 आएगा. देखो डेटा प्रिंटिंग करने में बिल्कुल गलती नहीं करना है. प्रिंट क्या होगा? AD. तो इस रो के करस्पॉन्डिंग A क्या है बेटा 2 और D क्या है बेटा 3. तो AD प्रिंट करना है ना. इसमें भी हम बहुत बार गलती कर देते हैं. हमें लगता है 2 1 2 1 मैच होगा, 2 1 प्रिंट कर दिया और एक ऑप्शन में 2 1 दिया हुआ भी होता है और उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं. तो ये सिली मिस्टेक है भाई. 2 1 से तो जोड़ना है, प्रिंट क्या करना है वो भी देखो, AD प्रिंट करना है. तो ये गलती बहुत बच्चे कर जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है. ठीक है. हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज नंबर ऑफ रो, तो ये गलती कर भी दोगे तो नंबर ऑफ रो इज 1 ओनली, तो वो आंसर है. बट कभी अगर एग्जैक्ट रो पूछी है, वो फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है और सेकंड में 2 1 दिया और गलती से 2 1 टिक कर दिया, तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे. चलिए नाउ
अब हमें ज्वाइन तो परफॉर्म करना है, लेकिन सिर्फ बी से ज्वाइन करना है। तो बी को देखेंगे बेटा, फोकस करेंगे बी पे। ये 2 और ये 2 कनेक्ट हुआ 1। भाई सर ये इसके भी तो इक्वल है, बिल्कुल 2, ठीक है। दिस 2 इज कनेक्टेड विद दैट 2 एंड दिस 2 इज कनेक्टेड विद दैट 2। चलिए पहले वाले के लिए हम रिजल्ट साथ ही लिखते जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है पता है, एक चीज रिलेशनल अलजेब्रा में जो एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन ही बोलूंगा मैं उसको। क्यों एक्स्ट्रा बर्डन है सर? एक्स्ट्रा बर्डन है बेटा इसलिए क्योंकि डुप्लीकेसी हटानी है। सिर्फ नंबर ऑफ रो पूछी जाती है एसक्यूएल के अंदर, तो बहुत आसान था। ये 2 इन 2 से कनेक्टेड 2 रो, ये 2 ये दोनों से कनेक्टेड 2 और हो गई, ये 2 इन दोनों से कनेक्टेड 2 और हो गई, तो टोटल 6 रो रहेंगी सर, 6 रो रहेंगी। एसक्यूएल क्वेश्चन खत्म। लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा तो डुप्लीकेसी हटाओ, तो फिर देखनी पड़ती है कि 6 रो में से कौन सी कॉमन है कौन सी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा है यहां पे जो हमें करना पड़ता है। देखिए 1 एडी प्रिंट करना है ना, तो 1 3 1 1 पहले वाले के लिए 1 3 1 1 लिखते जाते हैं साथ ही साथ। जब ये कनेक्ट हुआ तो बेटा दैट इज 2 3 2 1 2 3 2 1। तो अभी तक तो कुछ रिपीट नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। 2 कनेक्ट विद दिस एंड 2 कनेक्ट विद दिस। नाउ इट इज 1 3 1 1। सो सर 1 3 1 1 तो सर लिखा है ना सर, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज योर आंसर। वन थ्री वन वन 2 3 2 1, ये 4 रोज आएंगे बेटा, ठीक है। चलिए now for this AD अब बेटा दो कंडीशन है, R डॉट बी ग्रेटर देन 2O या S डॉट सी लेस देन 4O। तो अब देखो यहां हम गलती जो कर जाते हैं वो क्या कर जाते हैं कि हम अगर डायरेक्ट सेटिस्फाई करवाएंगे कि R डॉट बी ग्रेटर देन 2 एक भी लोकेशन पे नहीं है ना, या S डॉट सी लेस देन 4 तीनों लोकेशन पे है, तो रिजल्ट कितना आएगा? ठीक है, तो देखिएगा टोटल अगर हम कार्टेशियन करते तो कितनी रोज आती, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 इंटू 3 12 रोज आती। अब उन 12 रोज में से आइदर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो या सेकंड कंडीशन, बेटा दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सी की तो 1 2 3 तीनों रो ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका कार्टेशियन सभी के साथ करें वो भी रिजल्ट है, इसका कार्टेशियन सभी के साथ करें वो भी रिजल्ट है, इसका कार्टेशियन सभी के साथ करें वो भी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और आपको बोला है इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, ये कंडीशन तो सर कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है और ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप इस कंडीशन के थ्रू सारा डेटा प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब प्रिंटिंग क्या होगी? So that 1 is connected with this 3, 1 is connected with this 1 and 1 is connected with this 4. So 1 3 1 3 1 1 1 4। 2 से अब अगला 2 है ना, so 2 is connected with 3, 2 is connected with 1 and 2 is connected with 4। अब बेटा ये 1 के लिए डेटा रिपीट होगा और ये 2 के लिए भी डेटा रिपीट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका रिजल्ट होगा, 1 3 1 1 1 4 2 3 2 1 2 4। That would be your result for the question number 3। अच्छा कार्टेशियन करता सिंपल सा, अगर मेरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ माई क्वेश्चन इज दिस पाई ए डी आर क्रॉस एस, कैन आई से दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस? कैन आई से दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस? राहुल देव बेटा एसक्यूएल में भी ऐसा ही था, बस डुप्लीकेट वैल्यूज जो होती वो प्रिंट हो जाती, बाकी चीजें तो सेम ही थी ना भाई, वहां पे भी एसक्यूएल में भी यही था।
तो ऐसे आपको दो क्वेरी दे दी जाएगी, थर्ड फोर्थ पूछा जाएगा कि बताओ इक्वल है या नहीं, है ना, तो फिर वो आपको करते आना चाहिए। देखिए अगर आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन है ना, तो मैं एक और तरीका, जितने बच्चों को समझ में आ गया थर्ड वाला, ठीक है, तो ऐसे ही करना है। जिनको नहीं समझ में आया एक और तरीका बताता हूं, सुन लो कैसे कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे एग्जांपल से, ताकि भाई दूसरे बच्चों को भी इंटरेस्ट बना रहे। जिनको समझ में आ गया उनका इंटरेस्ट कायम रखना है, और जिनको नहीं आया है उन्हें समझाना भी है। विल डू बोथ द थिंग। चलिए, ए बी सी एस बी सी डी, ठीक है। डेटा क्या है, लो 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 3, इसमें डेटा 2 1 3 2 1 1 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। चलिए, अब क्वारी मैं एक लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सिलेक्ट अगेन ए डी फ्रॉम आर, रिलेशनल अलजेब्रा में लिख देते हैं, पाई ए डी आर b dot c is greater than 1 or r dot b is greater than 1. ओके, ये क्वारी हमें रन करनी है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है इस क्वेश्चन को करने में कि नंबर ऑफ रोज कितनी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, यू कैन डू द कार्टेशियन। आप कार्टेशियन कर लो, ठीक है। कार्टेशियन कर ले सर, यस कार्टेशियन कर लो। फर्स्ट डेटा लो बेटा, देखो ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये 2 है ना, 2 है, आर डॉट बी की बात कर रहे हैं और सी की बात कर रहे हैं। चलिए, ए रिजल्ट, आउटपुट में रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ठीक है, सी आएगा, डी आएगा। चलिए, ये बी है, ये मैं एस डॉट बी वाला ले रहा हूं, और ये जो सी है, ये जो बी है ये मैं आर डॉट बी वाला ले रहा हूं, और ये जो सी है ये मैं एस डॉट सी वाला ले रहा हूं, ठीक है। बाकी को अभी छोड़ दे रहे। देखिएगा, दिस 2 शुड कनेक्ट विद दिस 3, तीनों से कनेक्ट होना चाहिए ना। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, 2 1 ना, बी और सी की बात करें, 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2, ठीक है। ये जो सेकेंड रो है बेटा ये भी कनेक्ट होगी, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2, ठीक है। ये जो थर्ड है ये भी फिर से कनेक्ट होगा, 2 1 2 1 2 2, और ये जो 1 है फिर से कनेक्ट होगा, सो 1 1 एक मिनट, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2, ये सारी रोज मैंने लिख दी, ठीक है। सो दिस कार्टेशियन विद दिस सारी रोज मैंने लिख दी। फर्स्ट रो कनेक्टेड विद ऑल, सेकंड कनेक्ट विद ऑल, थर्ड कनेक्ट विद ऑल, फोर्थ कनेक्ट विद ऑल, ये 12 ये कार्टेशियन बनता है। अब इस कार्टेशियन में बेटा करना क्या है, ये जो कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रही है वो वाली रोज सिलेक्ट कर लो जहां पे b की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अच्छा सर, b की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 2 3, ये 3 रो सिलेक्ट होगी। सर यहां ग्रेटर नहीं है, छोड़ दो। सर यहां ग्रेटर है, ये 3 रो सिलेक्ट होगी। कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना। अब जहां पे c की वैल्यू 2 से लेस है, अच्छा सर 2 से लेस है, सर 2 से लेस तो सर यहां पे भी है, यहां भी है, यहां 2 से लेस नहीं है, ठीक है। यहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां पे है सर, यहां पे है, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां पे है, यहां नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा
बीच में क्या लगा है, और। अगर बीच में और लगा हुआ है तो इन दोनों में से अगर एक भी राइट है तो आपको डेटा प्रिंट करना है, और अगर बीच में लगा होता एंड तो दोनों राइट मस्ट थे, तो दोनों राइट मस्ट थे। नाउ सी अब देखिए, तो ये 2 1 है, इसकी करस्पॉन्डिंग डेटा प्रिंट होगा, लेकिन डेटा किसका प्रिंट होगा, एडी का। तो इसके बेटा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए की क्या थी 1 और डी की वैल्यू क्या थी 3, 1 3 था ना। यहां वैल्यू 1 थी और यहां पे वैल्यू क्या थी 1, सो 1 1 था इसकी करस्पॉन्डिंग, और यहां पे वैल्यू क्या थी 1 और यहां वैल्यू क्या थी 3, 1 3 था। ठीक है, तो आप देखिए राइट जो लगा हुआ है फर्स्ट रो पे भी है, सेकंड रो पे भी है, थर्ड रो पे भी है, तो जो आपका आउटपुट आएगा एडी में, आपको फर्स्ट रो 1 3 1 1 1 3। अब सर ये 1 3 तो रिपीट हो गई ना, तो एक ही बार लिखना है, क्यों, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा है, तो इसको हटा दो, यही काम मैंने पहले भी किया था। फिर सर ये 2 रो सिलेक्ट हो रही है, 1 1 वाली 2 रो सिलेक्ट हो रही है सेकंड डेटा के लिए, सो 2 3 2 1, तो बेटा यहां पे 2 3 है और यहां 2 1 है, तो 2 3 2 1 आएगा, यस। इसके करस्पॉन्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये रो किसी में भी राइट नहीं हो रहा, किसी के थ्रू सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो किसी के थ्रू सिलेक्ट नहीं हो रहा तो डेटा प्रिंटिंग नहीं होगी। अब हम यहां पे क्या देखेंगे कि सर यहां ये तीनों रो आ रही है, सर ये तीनों रो आ रही है, इसके लिए ए की इंफॉर्मेशन तो सर 2 है, ठीक है, ए की इंफॉर्मेशन यहां पे क्या है 1 है, ए की इंफॉर्मेशन 1 है ना, सो ये डेटा क्या देगा बेटा आपको, तीनों रो सिलेक्ट हो रही है, सो 1 3 1 1 1 3, ये डेटा ऑलरेडी मैं यहां लिख चुका हूं, अगर लिख चुका हूं तो रिपीट नहीं करना है, लिख चुका हूं सर, ओके। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस वन अगेन डेटा क्या आएगा 1 3 1 1, ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो दैट वुड बी योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है बेटा, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से करना पड़ेगा इसको यार, इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। सो आइदर यू नीड टू डू दिस, या तो ऐसे भाई पूरे सारे कॉम्बिनेशंस लिख लो उसके, और फिर जो जो सिलेक्ट हो रहा है उनको टिक करते जाओ, उनके करस्पॉन्डिंग डेटा मैचिंग करके और प्रिंट करवा दो, या थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर जो टेबल है उस टेबल में ही कर पाओगे, इतना ऐसे नहीं करने पड़ेगा जो मैंने पहले किया था। अगर थोड़ा प्रैक्टिस इस पे करोगे ना तो फिर डायरेक्टली टेबल पे भी कर पाओगे। नहीं, इज नॉट ए यूनियन बेटा, इट इज और ऑपरेशन। चलिए, सो दैट वुड बी द वे टू ज्वाइन, है ना, ये तरीका है ज्वाइन करने का, नेचुरल ज्वाइन से करना है या थीटा ज्वाइन से करना है ना। अब बात करते हैं आउटर ज्वाइन की। आउटर ज्वाइन क्या करता है, इक्वल कंडीशन देखता है, मैच्ड रो प्रिंट करता है, और लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट की अनमेच्ड रो, राइट है तो राइट की अनमेच्ड रो। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दैट थिंग। सपोज वी हैव अ रिलेशन R with attribute A B C and relation S with attribute C D E, ठीक है। मैंने लिखा, एक क्वारी में लिखता हूं, सिलेक्ट A, E from R, left join R, left join S, select A, E from R, left join S. Same thing I need to write in a relational algebra. अच्छा सर relational algebra, तो सर यहाँ distinct लिखो, बिल्कुल ये चीज हमेशा याद रखो, कि सर यहाँ distinct होगा तब इसके इक्विवेलेंट रिलेशनल अलजेब्रा हमें मिलेगा। पाई सिलेक्ट ए करना है सर, ओके। आर और एस में लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है। डंबल सिंबल सर बताता है मैच्ड रो प्रिंट करने का काम, ठीक है। मैच्ड के साथ क्या प्रिंट करना है सर, लेफ्ट टेबल की अनमेच्ड रो प्रिंट करनी है, तो लेफ्ट टेबल की तरफ इसके मुंह को थोड़ा सा ओपन कर दो, लाइक दैट। ये रिप्रेजेंट करता है, जब भी ऐसा बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट ज्वाइन रिप्रेजेंट करेगा। आउटपुट सर बिल्कुल सेम आएगा ना, जो आउटपुट इस क्वेरी का आएगा वही आउटपुट इसका आएगा। डुप्लीकेसी कुछ है तो वो नहीं प्रिंट करेंगे, बस बाकी सब कुछ सेम है।
तो जो लेफ्ट ज्वाइन हमने किया था कल, जो हमने पढ़ा था, वही काम हमें यहाँ पे करना है। अच्छा सर ये लेफ्ट ज्वाइन है। अगर राइट ज्वाइन करना है तो इसको हम बता कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ये लेफ्ट ज्वाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट ज्वाइन अगर सर करना है तो राइट ज्वाइन भी सिंपल है। क्या लिखोगे? इफ यू वांट टू डू द राइट ज्वाइन, तो भाई जो डंबल सिंबल है इसका मुंह ओपन कर दो राइट टेबल की तरफ, ये राइट ज्वाइन हो गया। ये क्या करेगा? दोनों की मेज्ड रो तो प्रिंट करेगा और राइट टेबल की मतलब एस की जो बची हुई अनमेज्ड रो है वो भी प्रिंट कर देगा, वो भी प्रिंट कर देगा। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। नाउ देयर इज अनदर ज्वाइन दैट इज कॉल्ड फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या करते हैं सर? मेज्ड रो तो प्रिंट करते हैं और अनमेज्ड रो प्रिंट करते हैं सर। किन की? दोनों टेबल की। तो दोनों तरफ ओपन कर दो। दोनों टेबल की करते हो ना, दोनों तरफ ओपन कर दो। ये क्या हो गया बेटा? फुल ज्वाइन हो गया। रिजल्ट एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस। चलिए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ये क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? लेफ्ट, राइट एंड फुल, द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम। सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? नाउ सी हियर, सो देखिए बेटा, ये सेल्फ ज्वाइन जो है ना, सेल्फ ज्वाइन जो हमें करना है वो किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वी ज्वाइन का सुमित कोई सिंबल नहीं है बेटा। इक्वी ज्वाइन क्या है? इज अ काइंड ऑफ थीटा ज्वाइन ना। तो बस ये जो था इसके यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन में हमने लिखा था ना, जैसे मैं लिखता हूं आर डॉट सी इज इक्वल टू एस डॉट डी या एस डॉट सी। So it's kind of equijoin, is kind of equijoin। तो equijoin के लिए अलग से कोई सिंबल नहीं है, is kind of equijoin, ये equijoin है, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन के लिए देखिए किस तरीके से लिखते हैं। सेल्फ ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम एसक्यूएल की क्वेरी जो हमने लिखी थी उसी को रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि एसक्यूएल में हमने क्वेरी क्या लिखा था। हमने लिखा था सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट नहीं लिखा था उस टाइम पे, अब लिख रहे हैं क्योंकि इक्विवेलेंसी बनानी है ना, इसलिए लिख रहे हैं। फिर एक टेबल ली थी हमने एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ ही ज्वाइन किया था। एम्प्लॉय को हमने एम्प्लॉय के साथ ही ज्वाइन किया था। तो देखो, अगर टेबल है हमारी एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय टेबल में है बेटा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नंबर, है ना, ये तीन थे। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नंबर। So select distinct, select distinct, select distinct। अब इसके साथ में हमें क्या करना है? select distinct के साथ में select distinct even dot employee name as employee name, comma e2 dot employee name as manager name, from employee as E1, from employee as E1, comma employee as E2, from employee as E1, comma employee as E2। Select distinct E1 dot ename as employee name, E2 dot ename as manager name, from employee as E1, comma employee as E2, where E1 dot manager number is equals to E2 dot एम्प्लॉय नंबर, लाइक दैट। ये पूरा करना है हमें, इस पूरे को रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये कर क्या रहे हैं हम? E1 डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय नेम, मतलब व्हाट वी आर डूइंग द रीनेमिंग, रीनेम कर रहे हैं हम उसको।
तो रीनेम के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक आपको बताया था, ये रो सिंबल होता है टू डू द रीनेम, ठीक है। तो जो भी ओल्ड नेम है वो आप यहां लिखें, जो न्यू नेम है वो आप यहां लिखें, लाइक दैट। इस तरीके से हम लोग उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉय एज E1, एम्प्लॉय एज E2, सो वी कैन राइट विद दिस। तो या तो ये रो सिंबल यूज किया जाता है और बहुत सारी प्लेसेस पे मतलब आर भी यूज किया जाता है, लाइक दैट, है ना। आर टाइप का सिंबल होता है, ये आर टाइप का सिंबल, ये भी यूज किया जाता है। ठीक, तो ये सिंबल का यूज करते हुए मैं इसको क्वारी को लिखूंगा, ठीक है। देखिएगा, पाई, ठीक, क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, ये दो चीजें सिलेक्ट करनी है, ओके। अब सिलेक्ट जो भी करते बेटा यहां लिखते हैं, सिलेक्ट जो भी करते हैं वो पाई के साथ लिखते हैं, यस, बट यहां पे रो सिंबल के साथ। E1 डॉट ई नेम एज ई नेम, कॉमा E2 डॉट ई नेम एज एम नेम। ऐसा क्यों किया? तो अल्टीमेटली हमें सिलेक्ट ई नेम एम नेम करना है, बट जो ई नेम है, जो एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे, ईएमपी नेम जो है, ईएमपी कर देना इसे, ईएमपी नेम जो है वो इसका रीनेमिंग है ना, तो रीनेमिंग के लिए सिंबल यूज होगा। ये इसका रीनेमिंग है तो रीनेमिंग के लिए सिंबल होगा। अल्टीमेटली ये दो कॉलम्स हमारे सिलेक्ट हुए। कंडीशन क्या है? कंडीशन वेयर में E1 डॉट एम नंबर इज इक्वल टू E2 डॉट एम नंबर, E2 डॉट ई नंबर, ये कंडीशन हो गई। अब सिलेक्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम एम्प्लॉय एज E1 क्रॉस जॉइन एम्प्लॉय as E2, so that would be the way. ऋतु, एग्जैक्टली वो सिंबल गामा अल्फा बीटा गामा होता है, बट गामा थोड़ा सा अलग होता है और वो इज काइंड ऑफ आर था ना। बोल लो, खैर बोलने में क्या ही है, हमको कुछ भी बोल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में मत बोलना, यहां कुछ भी बोल लो किसी भी सिंबल को, क्योंकि हमें सिंबल को क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। मैथ्स में उस हर सिंबल का अपना मीनिंग होता है। चलिए, तो ये इसके इक्विवेलेंट सेल्फ जॉइन बन गया, ठीक है। क्या किया? जो सिलेक्ट करना था, देखो यार फॉर्मेट वही है, कुछ अलग नहीं है। जो सिलेक्ट करना है एक वो चीज है, एक वेयर के साथ वाली चीज है, और एक कहां से सिलेक्ट कर रहे हो एक ये चीज है, ठीक है। जो सिलेक्ट करना है वो पाई के साथ आता है, लेकिन यहां पे आपने उसका रीनेमिंग किया हुआ है, सो इसलिए रीनेमिंग के लिए सिंबल के साथ रीनेमिंग करनी पड़ी। उसके बाद ये कंडीशन है, तो कंडीशन भैया सिग्मा के साथ आती, तो सिग्मा के साथ हमने कंडीशन कर ली। और उसके बाद जहां से सिलेक्ट किया है वहां पे भी आपने रीनेम की, एम्प्लॉयज E1, एम्प्लॉयज E2। तो एम्प्लॉयज E1 को मैंने इसमें लिखा, एम्प्लॉयज E2 को मैंने इसमें लिखा, और बीच में कॉमा लगा हुआ है, मतलब वी आर डूइंग द कार्टेशियन, इसलिए यहाँ पे क्रॉस बना दिया, इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है किस तरीके से मैंने ये क्वेरी को लिखा है ना? ये क्वेरी किस तरीके से लिखी है, ये क्लियर है सभी को? Yes, exactly. We are creating virtual and then we are doing the Cartesian and then output हमें मिल रहा है, ठीक है। इसी को करने का एक, इसी सेल्फ जॉइन की क्वारी को लिखने का एक और तरीका है। क्या है सर वो? लेट्स सी हियर। सेम क्वारी वी कैन राइट इन वन मोर वे। देखिए,
E1 dot ename as employee name, E2 dot ename, E1 dot ename as employee name, E2 dot ename as manager name, then employee as E1, employee as E2. बीच में हम इसको एज ए थीटा भी तो कर सकते हैं, डम्बल एंड थीटा कंडीशन हियर, E1 डॉट मैनेजर नंबर इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय नंबर. सो दैट वुड बी द अनदर वे. यार ये पहला एट्रीब्यूट है, ये पहला एट्रीब्यूट है बेटा, और ये दूसरा एट्रीब्यूट है. बस दो एट्रीब्यूट ही तो लिखे हैं. रीनेम में क्या है, E1 डॉट ई नेम एज एम्प्लॉय नेम, तो एज के लिए, रीनेमिंग के लिए ये सिंबल यूज करना है. ठीक है, तो इस सिंबल को हमने यूज कर लिया. E2 डॉट ई नेम को मैनेजर नेम, ये सिंबल हमने यूज कर लिया. बस तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया. तो ये भी रिजल्ट हो सकता है, मतलब ऐसा भी लिखा हुआ है तो वही बात है. E1 E2 आर सिंपली द वर्चुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, है ना. देयर इज अ एम्प्लॉय टेबल, E1 जो है हम उसको यूज कर रहे हैं, मतलब हम उसको ले रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ले रहे हैं एज ए E1 और एम्प्लॉय को ही ले रहे हैं एज ए E2. ठीक है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आपका एम्प्लॉय का जो सेम कंटेंट है वही E1 के साथ होगा, वही E2 के साथ होगा. सो दैट वुड बी द वे टू डू द जॉइन हियर. इस तरीके से बेटा हम लोग जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए कार्टेशियन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना. ये सारे जॉइन हमने पढ़ लिए. नेचुरल जॉइन सिंबल जो यूज होता है आपका, क्या कहते हैं हम इसको, सिंपली दैट इज द डम्बल सिंबल. लेफ्ट आउटर जॉइन लेफ्ट में ओपन किया, राइट आउटर जॉइन राइट में ओपन किया, फुल आउटर जॉइन को दोनों साइड ओपन कर दिया. That is the rename. So we can do the rename like this, है ना. ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर रीनेम लिखा हुआ है इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये भी वैलिड है. न्यू रिलेशन का नेम, जैसे नया नेम जो रखना है आपका, ओल्ड नेम जो है न्यू कॉमा ओल्ड, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, आप एट्रीब्यूट नेम को भी रीनेम कर सकते. इफ यू वांट टू रीनेम द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन यू कैन डू दैट. तो ये हमने यहां पे क्या लिखा, एस जो है, दो चीजें रीनेम करनी मुझे, क्या, रिलेशन का नेम भी रीनेम करना है ओल्ड से न्यू, और उसके साथ में उसके एट्रीब्यूट के नेम भी रीनेम करने हैं. तो जो भी न्यू टेबल का नेम है वो लिख दिया, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स के नेम है वो आपने यहां पे लिख दिए, कॉमा आप जो दूसरी टेबल है, कौन सी टेबल है आपकी, आर, वो आप यहां लिख सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. इस तरीके से भी किया जा सकता है. ठीक है, या यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्या, व्हाट हियर वी आर डूइंग, रीनेमिंग टेबल आर बाय एस. टेबल आर को हमने एस से क्या कर दिया, रीनेम कर दिया. तो ये भी तरीका है लिखने का. तो इज ऑल्सो द रीनेमिंग. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए. ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यस बेटा, यस एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम. अमितेश वही कर रहे हैं बेटा, कि उसका क्या कर रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं, या वर्चुअल बोल सकते हैं या फिर एलियास बोल सकते हो आप उसको, और उसके बाद फिर आप कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हो और फाइनल आउटपुट ले रहे हो. बिल्कुल. इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए. टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बी. ओके,
Find the name of all employee in this database who live in the same city as a company for which they are working. For which they are working. ठीक है. So आपको क्या बताना है? आपको बताना है नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय who lives in the same city. भैया सिटी सेम होनी चाहिए. सिटी सेम होनी चाहिए. जिस सिटी में एम्प्लॉय है उसी सिटी में कंपनी है. जिनके लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं. तो भैया काम का भी तो इंपॉर्टेंस है. क्या सिर्फ एम्प्लॉय और कंपनी, क्या एम्प्लॉय और कंपनी को देख के ये बता सकते हो क्या कि आप, मैंने बोला एक पर्सन है राज रहता है इंदौर में, ठीक है. एक कंपनी है TCS, वो भी है इंदौर में. तो इससे ये कहां पता चला कि राज TCS में काम करता है? ये कहां पता चला? ये पता करने के लिए ये भी तो होना चाहिए ना कि भैया वो पर्सन उस कंपनी में काम करता भी है या नहीं करता है. सो फॉर दैट वी नीड टू वर्क ऑल्सो ना. वर्क टेबल भी तो लगेगी. तो बी कैसे आंसर आएगा? एम्प्लॉय को ज्वाइन करना पड़ेगा वर्क के साथ और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा कंपनी के साथ भी. तो ए आंसर आएगा. ठीक है. तो सिर्फ बेटा एम्प्लॉय और कंपनी का ज्वाइन करने से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं पता चल रहा. ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉय इंदौर में है, कंपनी इंदौर में है, ठीक है. लेकिन वो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है नहीं करता. फॉर विच दे वर्क, ये पॉइंट के लिए उसको वर्क से भी ज्वाइन करना है. चेक दिस वन एंड टेल मी क्या इसका रिजल्ट क्या होगा. फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन दिस डेटाबेस हु डू नॉट वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन. फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन दिस डेटाबेस हु डू नॉट वर्क फॉर फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन. बताइए क्या होगा इसके लिए. डेटाबेस कुछ नहीं यार, वर्क टेबल है. और क्या डेटाबेस, क्वेरी से समझ लो ना. डेटाबेस वर्क टेबल है, वर्क ही तो है. हाँ, वर्क से ज्यादा होती तो हमें समझ में आता है. एक ही टेबल है, सिर्फ वर्क टेबल है. उसमें क्या होगा, एक पर्सन नेम है, एक कंपनी नेम है, बस यही डेटाबेस है. और क्या. ओके, सी फॉर दिस क्वेश्चन. क्या लगता है आपको बेटा, ऑप्शन ए आना चाहिए, ऑप्शन बी आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए? ऑप्शन ए इज देयर, ऑप्शन बी इज देयर. अभी इसके बाद एक सेशन और है हम लोग का, है ना. तो बस अभी रिलेशनल अलजेब्रा लगभग हम लोगों का जो पॉइंट्स है ना, और एक दो चीजें और देखनी, वो देख लेते हैं हम लोग. फिर इससे रिलेटेड मेन है बेटा रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारी वर्कबुक में है, ठीक है. क्योंकि बाकी चीजें तो सारी सेम है यार, जो वहां पे पढ़ा वही यहाँ पे है, जो एसक्यूएल था वही रिलेशनल अलजेब्रा है. बस मेन क्या है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है. तो अभी एक सेशन और है, हम सोच रहे हैं कि उसमें क्वेश्चंस कर ही लेते हैं आज. जब सब कुछ सही है तो चलने देते हैं क्लास को. कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगला सेशन भी कंटिन्यू करेंगे तो, ठीक है. वन मोर सेशन इज देयर. तो आज क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके. टीआरसी डीआरसी कल पढ़ लेंगे. टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशन कैलकुलस कल खत्म कर लेंगे दोनों, ठीक है. और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए फिर हम एक लेक्चर और ले लेंगे, मंडे को भी ले लेंगे, ठीक है. तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का सारा कॉन्सेप्ट वहां क्लियर कर लेंगे. तो आज एक सेशन और कर लेते हैं, है ना. एक सेशन और कर लेते हैं भाई. इसके बाद में ये सेशन अभी खत्म कर लेते हैं 7:30 पे. 8 बजे एक सेशन और कर लेते हैं, 8 से 10 वाला. तो 8 से 10 तक कल हो जाएगा, आज हो जाएगा. कल टीआरसी डीआरसी में फिर ज्यादा लोड नहीं रहेगा. अगर अभी सब कुछ सही चलता रहा और हमारी रिलेशनल अलजेब्रा खत्म हो गया ना, तो टीआरसी डीआरसी में फिर ज्यादा लोड नहीं आएगा. तो कल उसको खत्म कर लेंगे और परसों ईआर डायग्राम फिनिश करके डीबीएमएस डन, ठीक है. यस 8 to 10 एक सेशन और ले लेंगे. कल का टाइमिंग देख लेंगे, कम रखेंगे कल का टाइम, क्योंकि टीआरसी डीआरसी इतना बड़ा नहीं है तो टाइम कम रखेंगे. बट कंपैरेटिव स्टडी वहां पे भी करनी रहेगी, ठीक है. चलिए, फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन दिस डेटाबेस हु डू नॉट वर्क फॉर द फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन. चलिए, फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन.
अब हमें क्या चाहिए? अच्छा चलो डेटाबेस, ये प्रीवियस वाला ही है डेटाबेस तो यार, ये रहा डेटाबेस, यही है। एम्प्लॉय नहीं, ये डेटाबेस नहीं है इसका, हाँ यही है ना, सेम पर्सन नेम, यस। एम्प्लॉय, पर्सन नेम, स्ट्रीट, सिटी, और जो वर्क से पर्सन नेम, कंपनी नेम, सैलरी। चलिए, सो एम्प्लॉय डेटाबेस जो है आपका, एम्प्लॉय, पर्सन नेम, बाकी सारी चीजें, वर्क्स में पर्सन नेम, कंपनी नेम, और एक और कुछ था ना, उससे हमें मतलब नहीं है, जाने दो। चलिए, फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन दिस डेटाबेस हु डू नॉट वर्क फॉर द फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। हमें उन सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब एम्प्लॉय पर्सन नेम यहां पे भी लिखा हुआ है, वर्क्स में भी पर्सन नेम लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ कि पहले में अगर मैंने लिखा पाई पर्सन नेम, जहां कंपनी फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन नहीं है, वर्क से सिलेक्ट करना है, तो यहां ये वर्क टेबल में हमें वो सारे एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे, उन सारे एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे जो कि फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन, उनके करस्पॉन्डिंग कंपनी का नेम फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड क्वेरी क्या दे रहा है बेटा, सेकंड क्वेरी क्या दे रहा है, इसने यहां से फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के पर्संस को सिलेक्ट किया, और इसने एम्प्लॉय से सारे एम्प्लॉय टेबल में जितने भी पर्संस थे ना, एम्प्लॉय में था ए बी सी डी ई था, ठीक है। फर्स्ट माइनस फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले जो बंदे थे सपोज टू बी बी सी डी थे, तो दिस माइनस दैट इज व्हाट ए ई, मतलब ए और ई जो है वो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं कर रहे। ये क्या देगा, अनकॉमन पोर्शन ऑफ दिस देगा ना। अब प्रॉब्लम कहां हो सकती है बताए, फर्स्ट और सेकंड में। कैन वी से दैट सेकंड इज मोर अप्रोप्रिएट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट में कहां दिक्कत हो सकती है, अगर कुछ एम्प्लॉय के जो नेम है वो एम्प्लॉय टेबल में तो है, बट अगर वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे, मतलब कि वर्क्स वाली टेबल में अगर वो नहीं है, तो पहली वाली क्वारी से उन एम्प्लॉय के नेम छूट जाएंगे। और हमें क्या बोला है, वी नीड टू गिव द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, हमें सारे के सारे एम्प्लॉय के नाम देने, तो बी इज द मोर अप्रोप्रिएट। यस एग्जैक्टली अरशद अली, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूं कि अगर एम्प्लॉय तो है भैया, पर उसको कहीं कंपनी में काम ही नहीं है, और कंपनी में काम नहीं है तो वो एम्प्लॉय टेबल में तो है बट उसको काम नहीं दिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ बंदे ऑन साइट रहते हैं, कुछ घर में बैठते हैं, तो वो वाला सीन है। इक्वल साइन, हाँ तो इक्वली तो दिया रहेगा बेटा, सी बी में, अरे बी ये माइनस है भाई, यहाँ माइनस, सेट डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये क्या बोल रहा है, बीसीडी फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और टोटल इतने एम्प्लॉय है, तो इन सभी में से माइनस कर दिया बीसीडी को, तो वही तो बचे जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन के लिए काम नहीं करते। तो हो सकता है ये किसी और के लिए काम करते हो सकता है ये बेरोजगार हो, है ना, तो वही वाली बात है। तो इक्वल आएगा ना, बिल्कुल सही है, इक्वल आएगा। और थर्ड इसीलिए गलत है क्योंकि उसने नॉट इक्वल लिखा है। बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय टेबल में पर्सन है, देखो इधर राज है, राम है, रोहित है, रवि है, ठीक है। फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले जो बंदे हैं, फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले जो बंदे हैं वो राम है, रोहित है। अब मुझे चाहिए जो फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन में काम नहीं करते, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो कौन बचा, दैट इज राज, इसको राज ले लो। तो कौन बचा, एक राज बचा और एक रवि, तो ये हम कहेंगे, ठीक है। तो वही तो रिजल्ट आया। डेटाबेस सेम है, वही डेटाबेस है जो पुराना वाला।
फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। हमें उन सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए जो कि स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सभी से ज्यादा अर्न करते हैं। फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन, ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन, विच इज करेक्ट। चेक इट वंस। कॉपी में एक काम करो, ये भी लिख लो, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और है ना, ये लिख लो कॉपी में, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिएगा। पर्सन नेम स्ट्रीट सिटी, पर्सन नेम कंपनी नेम सैलरी, है ना, लिख लो एम्प्लॉय और वर्क के एट्रीब्यूट लिख लो बेटा। पर्सन नेम स्ट्रीट सिटी और वर्क के एट्रीब्यूट है पर्सन नेम कंपनी सैलरी, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर, अब बताओ इसका आंसर। चलिए, सो ए आंसर भी बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आपको दो क्वेरी दी हुई है। पहला तो भाई ये पर्सन नेम निकाल रहा है वर्क से, पर्सन नेम निकाल रहा है एम्प्लॉय से, पर्सन नेम निकाल रहा है एम्प्लॉय से, और पर्सन नेम निकाल रहा है ये वर्क से, ठीक है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। हमें उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो सबसे ज्यादा अर्न करते हैं, मतलब जो अर्न करते हैं उन सभी एम्प्लॉय से जो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन में काम करते हैं उनसे ज्यादा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी के करस्पॉन्डिंग उन सभी की सैलरी से ज्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज के नेम हमें क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। नाउ सी हियर, सबसे पहला हम देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, पाई पर्सन नेम फ्रॉम वर्क्स। तो वर्क टेबल में जितने वर्क के एट्रीब्यूट क्या क्या थे आपके बेटा, वर्क टेबल के एट्रीब्यूट क्या थे, वर्क टेबल में था आपका पर्सन नेम, कंपनी नेम एंड करस्पॉन्डिंग टू दी सैलरी, उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी थी, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में क्या था, एम्प्लॉय टेबल में क्या था, सो एम्प्लॉय टेबल में था पर्सन नेम, ठीक है, पर्सन नेम के करस्पॉन्डिंग द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स, बट इसमें आपका सैलरी वाला कुछ भी नहीं था, है ना, सैलरी नहीं था। तो पर्सन नेम था और बाकी एट्रीब्यूट जो थे आई थिंक स्ट्रीट और सिटी, मतलब उसकी अदर इंफॉर्मेशन थी, स्ट्रीट क्या है, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सी सिटी है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सी हियर व्हाट वी कैन से इन दैट कंडीशन। पाई, अब देखिए ये क्या बोला है, पाई पर्सन वर्क्स डॉट पर्सन नेम, मतलब ये हमने पर्सन टेबल जो वर्क्स टेबल है उसमें से पर्सन नेम लिया, वर्क और वर्क टू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज अ जॉइन ऑपरेशन ओवर दिस कंडीशन, तो दैट इज कॉल्ड अ थीटा जॉइन। तो थीटा जॉइन हो रहा है, इसको सिंपली इस तरीके से समझो, क्वेरी लिखा जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिखा है पाई, ठीक है। आपको सिलेक्ट जो करना है वो करना है वर्क्स डॉट पर्सन नेम, सो वर्क्स डॉट पर्सन नेम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक टेबल है वर्क्स, देयर इज अ थीटा जॉइन, और दूसरी टेबल है उसी वर्क्स को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ वर्क टू, उसी वर्क को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ वर्क टू, तो वर्क टू यूज हो रहा है, ठीक है। थीटा कंडीशन जो है वो बोल रहा है कि वर्क्स डॉट सैलरी जो है वो होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू वर्क्स टू डॉट सैलरी, ठीक है, वर्क्स टू डॉट सैलरी। नाउ सी, अब हम और उसी के साथ में एक कंडीशन और है कि जो वर्क्स टू की कंपनी है, वर्क्स डॉट टू कंपनी है, वो स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेरी है ये हमें उन पर्संस के नेम दे देगा जिनकी सैलरी, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन
कि एम्प्लॉयज की सैलरी से लेस है या इक्वल है, यस और नो। ये जो इनर क्वारी है इसको देख के हमें ये लग रहा है कि ये कौन से एम्प्लॉयज के नेम देगा, इट गिव्स यू द नेम ऑफ एम्प्लॉय जिनकी सैलरी किन से लेस और इक्वल है, जिनकी सैलरी लेस देन इक्वल टू है किससे, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय से, स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय से, ठीक है। अब वही पॉइंट यहां पे भी है, ये एग्जैक्टली क्वारी सेम है यहां पे भी। तो ये हमें उन पर्संस की नेम देगा जिनकी सैलरी लेस देन इक्वल टू है स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय से, ठीक है, जिनकी सैलरी लेस देन इक्वल है। बट हमें क्या प्रिंट करना है, हमें वो एम्प्लॉयज प्रिंट करने जिनकी सैलरी ज्यादा हो। तो अल्टीमेटली अगर इन सभी की सैलरी कम है या बराबर है तो टोटल एम्प्लॉयज में से अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए एम्प्लॉय होंगे उनकी सैलरी ज्यादा होगी, यस और नो, उनकी सैलरी ज्यादा होगी, यस और नो। नहीं, इक्वल भी चाहिए ना हमें, भैया आपको क्या बोला है, हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय ऑफ स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन। मतलब अगर मैं स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन में काम करता हूं और मेरी सैलरी 10,000 है और तुम्हारी सैलरी भी 10,000 है तो तुम्हारा नाम प्रिंट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा नहीं है, बराबर है। इसलिए मैंने क्या किया कि जो इनर सेट था ना, इनर सेट था, यहां वाला सेट था, इसमें हमने वो सारे एम्प्लॉय ले लिए, ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी is less than or equal to, whose salary is less than or equal to a small bank corporation। अब हमारे पास जो एम्प्लॉय है जिनको सैलरी मिल रही है, ठीक है, जो पर्सन्स हैं, जो पर्सन नेम है, टोटल पर्सन नेम, उनमें से इन पर्संस को, इन एम्प्लॉयज को हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए की सैलरी ज्यादा हो गई ना, बचे हुए की सैलरी ज्यादा हो गई, नहीं हुई। अब मुझे ये बताओ कि उसको माइनस वर्क्स वाले पर्सन से करना है या एम्प्लॉयज वाले पर्सन से करना है, ये पॉइंट है। वर्क्स वाले पर्सन से माइनस करेंगे या एम्प्लॉय वाले पर्सन से माइनस करेंगे? हाँ मितेश, वो ठीक है। तो अब इसे वर्क्स से माइनस करेंगे कि एम्प्लॉय से माइनस करेंगे, मुझे ये बताओ किससे माइनस करना है, वर्क से माइनस करना है या एम्प्लॉय से माइनस करना है? व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल ऑफ यू, भाई बाकी सभी भी बताइए कि वर्क से माइनस करें या एम्प्लॉय से। बेटा देखिए, यहां अगर हम एम्प्लॉयज से माइनस करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वर्क में जो, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा दिया हुआ है कि भाई वर्क के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या एम्प्लॉय टेबल में जो भी एम्प्लॉय, अगर सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉय वर्क्स टेबल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन पॉइंट इज लाइक दैट ना, कि अगर सपोज देयर इज ए एम्प्लॉय ना, रोहित इज देयर बट रोहित की एंट्री वर्क वाली टेबल में नहीं है अगर, ठीक है। सो अगर मैं एम्प्लॉय में से इनको माइनस करता हूं तो एम्प्लॉय वाली टेबल मुझे रोहित का नाम भी दे देगा, ठीक है, और रोहित तो कहीं काम ही नहीं कर रहा था तो उसकी सैलरी स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन की सैलरी से ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। कंडीशन डिपेंड करती है, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब हमें जो डेटाबेस दिए हुए हैं तीनों, उसके हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क वाली टेबल में अगर किसी बंदे का नाम है मतलब कि वो एम्प्लॉयड है और उसकी सैलरी भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उन सारे एम्प्लॉय के नेम पता कर लिए जिनकी सैलरी इससे लेस देन इक्वल है, तो टोटल में से हम इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो वर्क्स में से आपको माइनस करना पड़ेगा। नहीं, वर्क से माइनस कर सकते हो ना भाई, वर्क से सारे थोड़ी ना आए, वर्क से सारे थोड़ी ना आए, यहां से सिर्फ कौन से आए हैं, यहां से सिर्फ कौन से आए हैं, वो आए हैं जिनकी सैलरी स्मॉल बैंक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय की सैलरी से लेस या इक्वल है, ठीक है। तो वर्क वाले में से अगर माइनस करते हैं, वर्क वाले में से अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो कौन से बचेंगे, कौन से बचेंगे? जिनकी सैलरी लेस देन इक्वल टू है वो तो इधर है ना, मान लो कि राज है, रोहित है, रमेश है, इनकी सैलरी लेस देन इक्वल टू है तो वो इधर है, और यहाँ पे सारे हैं तो मुझे अनकॉमन चाहिए, तो अनकॉमन में राज रोहित तो आएंगे नहीं ना, उसके अलावा आ जाएंगे।
चलिए ओके, नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए इसे बाद में करते हैं क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन हमने पढ़ा नहीं है ना, तो डिवीजन ऑपरेशन पढ़ने के बाद इसको क्वेश्चन करते हैं। डिवीजन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो बस हमें एक डिवीजन ऑपरेशन और पढ़ना है। डिवीजन ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग परफॉर्म करेंगे और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हमारी वर्कबुक के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बेटा पहले रीनेमिंग होगी ना, पहले रीनेमिंग होगी फिर ज्वाइन होगा। तो बेटा पहले वर्क टू रीनेमिंग होगी, पहले वर्क टेबल बनेगी, वर्क टू टेबल बनेगी, तो पहले और फिर उसके बाद ज्वाइन होगा। पहले रीनेमिंग होगी ना, पहले ज्वाइन कर देंगे तो फिर रीनेमिंग कैसे होगी? चलिए, सो नाउ नेक्स्ट विल कंटिन्यू इट।